नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी की सदस्यता, प्रधानमंत्री की व्यस्तता, अमेरिकी राजदूत का बयान और मणिपुर का बवाल। आज का यह वीडियो आपको देश की उस पटरी पर ले चलेगा जहां केवल वही ट्रेन चलती है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया होगा, बल्कि मुमकिन है उस पटरी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया हो। इस व्यंग्य को समझने के लिए हाई क्वालिटी की एकाग्रता चाहिए और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी है, यानी वे संसद से बाहर ही रहेंगे। मानहानि के केस में 2 साल सजा से उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद भी राहुल गांधी प्रतिनिधि का कर्तव्य निभाते रहे। आपको पता है कि इस समय भारत में कर्तव्यकाल चल रहा है। 1 हफ्ता पहले तक इसका नाम अमृत काल हुआ करता था, लेकिन वो ज्यादा चल गया, इसलिए लगता है कर्तव्य काल लाया गया ताकि कुछ समय यह भी चले। इस कर्तव्य काल में राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, राहत शिविरों में वहां की जनता से मिलते हैं, लेकिन अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को सही से बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देती है। रविशंकर प्रसाद वो नेता हैं जिन्होंने कह दिया कि मोदी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था। विदेश मंत्रालय को खंडन करना पड़ा। इसके बाद भी रविशंकर प्रसाद को इस झूठ के लिए कोई सजा नहीं मिली और यूक्रेन युद्ध भी नहीं रुका। रविशंकर प्रसाद को राजनीतिक बयान देना चाहिए, बताना चाहिए कि राहुल गांधी का जो बयान है क्या उसके लिए किसी की सदस्यता जानी चाहिए। फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस की विधवा कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी को सही से भाषण देने की ट्रेनिंग कौन देगा, बीजेपी देगी या रविशंकर प्रसाद खुद देंगे। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय कि ये जो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी। तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहां पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। इस बीच राहुल गांधी लगातार अदालत के मोर्चे पर हारते जा रहे हैं।
निचली अदालत के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राहुल की सदस्यता खारिज करने के फैसले को सही ठहरा दिया। 2 साल की सजा बरकरार रखी गई। अगर यह सजा कम कर दी जाती तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती थी, मगर मानहानि के केस में अभी तक सबसे अधिक सजा राहुल गांधी को ही मिली। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों और अहंकारी भाजपा सरकार के हथगंटों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अब भी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया है, सिर्फ आरोपित है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। इन दिनों प्रधानमंत्री का अलग अलग राज्यों में भीषण भाषण काल चल रहा है, लेकिन उनके भाषणों में भी मणिपुर काल नजर नहीं आता है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को किसी भी चीज का उद्घाटन करने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे मणिपुर पर बुलवा सकता है या मणिपुर भेज सकता है। शिलान्यास और उद्घाटन करने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने कई क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं। जिन योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन मेयर, पार्षद, विधायक या सांसद को करना चाहिए, उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कर्तव्य काल में सारे शिलान्यासों और उद्घाटनों का कर्तव्य केवल प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आज रेल लाइन का लोकार्पण किया है। रेलवे स्टेशन पर इतनी सारी लिफ्ट और लाइटें लगती हैं, क्या पता उनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ही करने लग जाएं। दिसंबर 2016 का प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान मिल गया है, उसे सुनकर आप प्रधानमंत्री के हर सवाल का जवाब प्लीज हां में दीजिएगा। आप ना में देंगे तब भी प्रधानमंत्री हां ही सुनेंगे। पहले यह अद्भुत बयान सुन लीजिए, 2016 का है। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? आप पब्लिक ने अगर उस वक्त ना कह दिया होता तो शायद प्रधानमंत्री 3 रेल लाइन का लोकार्पण करने नहीं जाते, मणिपुर चले जाते। यह आपकी गलती है। पीआईबी ने अपनी रिलीज में लिखा है कि बनारस में 18 पीडब्ल्यूडी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण, बीएचयू परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स हॉस्टल भवन का निर्माण के अलावा मोहन कटरा से कोनिया घाट तक सीवर लाइन का उद्घाटन करेंगे। सीवर लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी की सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इतना कर्तव्य प्रधानमंत्री ही करेंगे तो फिर मणिपुर कौन जाएगा? बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। कर्तव्य काल में यह कर्तव्य मेयर और विधायक क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में थे, वहीं से उन्होंने जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का लोकार्पण कर दिया। पीआईबी ने अपने रिलीज में भी यही लिखा है। तो आपने देखा कि उन्होंने राष्ट्र का कितना समय बचा लिया। जोधपुर जाने में जो समय लगता उसे गोरखपुर से ही निपटा लिया। तो अब पूछिए कि प्रधानमंत्री जी इस बचे हुए समय में मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बीच भारत में अमेरिका के राजदूत ने कह दिया कि मणिपुर के लोगों का दर्द महसूस करने के लिए आपको केवल भारतीय होने की जरूरत नहीं है। कोलकाता में एरिक गारसेटी ने कहा कि उन्हें पता है कि यह आंतरिक मामला है, लेकिन इसका संबंध सामरिक नीतियों से नहीं है, मानवीय चिंताओं से है। इसलिए इस तरह की हिंसा में बच्चे मारे जा रहे हों तो उनकी परवाह करने के लिए भारतीय होना ही जरूरी नहीं है। भारत चाहेगा तो अमेरिका मदद के लिए तैयार है। निश्चित ही इस बयान को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप टाइप के आरोप से निपटा दिया जाएगा, लेकिन इस बयान की गूंज उस चुप्पी से टकराती है जो प्रधानमंत्री ने साध रखी है। भारत में अमेरिका के राजदूत कह रहे हैं कि मणिपुर का दर्द महसूस करने के लिए केवल भारतीय होने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। इसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की अपील नहीं की, मणिपुर का दौरा नहीं किया। मणिपुर में क्या इंटरनेट इसलिए बंद है ताकि कोई यह सवाल भी ना पूछे कि प्रधानमंत्री वहां जा नहीं सकते तो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से लेकर बीजेपी के विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कर ही सकते थे। कई विपक्षी दलों के नेता मणिपुर से दिल्ली आए, बीजेपी के नेता भी आए, मगर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर निकल गए। यह सवाल रहस्य बनता जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर में शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें ईगो हो गया है या कोई और वजह है? मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का यह नारा बीजेपी के कार्यक्रम में लगाया। क्या इस भारत माता के नारे में उस संतान का भी ध्यान आया होगा जिसका नाम मणिपुर है? अमेरिका से लौटते ही प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम था ये, मेरा बूथ सबसे मजबूत। 27 जून को भोपाल से ही उन्होंने 5 वंदे भारत को लॉन्च किया। उसके बाद 1 जुलाई को फिर से मध्य प्रदेश के शहडोल गए। उस दिन प्रधानमंत्री ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और यहां पर सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ योजना लॉन्च की। 30 जून को प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो से यात्रा तय करते हैं। उनके साथ यात्रा कर रहे ये छात्र संयोग से सवार थे या पहले से इनका ही इंतजाम किया गया होगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं। मगर इन छात्रों में मणिपुर या पूर्वोत्तर का कोई छात्र नजर नहीं आया। क्या यह भी कोई संयोग रहा होगा? लेकिन इस वीडियो में संयोग से मणिपुर आ गया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का जिक्र कर सकते थे। क्या उन्होंने इसके जरिए यह बताने की कोशिश की कि मणिपुर का जिक्र उनके सामने भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है? आप गौर से इस हिस्से को सुनिए। मणिपुर का जिक्र आते ही पीएम के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता है। सहजता से वे अगले छात्र से बात करने लग जाते हैं। किसी से लैंग्वेज के 5-10 वाक्य सीख लिए, ऐसा कुछ किया? हिंदी आपने सिखाई? इस छात्रा ने भी मणिपुर का नाम लिया मगर हिंसा का नहीं लिया, हिंदी का लिया। उस दिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि इतनी देर में मणिपुर ही चले जाते। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, वे तब भी मणिपुर नहीं गए। गोरखपुर जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, इम्फाल, चुराचांदपुर नहीं जा रहे हैं। 3 जुलाई को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ट्वीट किया और पेट्रोकेमिकल निर्यात को लेकर बधाई दी। कहा कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए फायदेमंद होगा। आज ही यानी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश गए। 8 जुलाई को राजस्थान और तेलंगाना जाएंगे। 7 से 8 जुलाई के बीच 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मगर मणिपुर नहीं जा रहे हैं। मणिपुर की आग को बुझाने के बजाय तरह तरह के उद्घाटनों और बयानों से हेडलाइनें बदली जा रही हैं ताकि उसकी आड़ में मणिपुर के सवालों से बचा जा सके। प्रधानमंत्री आए दिन राजनीतिक अभियानों पर भी निकल रहे हैं, फिर भी मणिपुर नहीं जा रहे हैं।
हमारा सवाल है कि क्या उन्हें इस बात को लेकर ईगो हो गया है कि मणिपुर नहीं जाऊंगा तो भी हिंदी प्रदेशों की जनता मुझे ही वोट देगी। अगर ईगो कारण नहीं है तो फिर क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं, फिर भी वे मणिपुर गए, दोनों समुदायों के कैंपों में लोगों से मिले। बीजेपी राहुल गांधी पर भड़क गई, जबकि जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा और असम में राजनीतिक सभाएं करते रहे, मगर मणिपुर नहीं गए। जब राहुल गांधी जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते हैं? राहुल गांधी की टीम ने उनके YouTube चैनल पर वहां के दौरे का एक वीडियो डाला है। बेहतर है आप पूरा वीडियो राहुल गांधी के YouTube चैनल पर ही देखें। हम उसका छोटा सा हिस्सा यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। ये होली की रंग नहीं है, ये दिवाली की पटाखी नहीं है। हमारा आंख चल रहा है, मणिपुर डर रहा है। How many meals do they get? That's dinner and lunch? No breakfast? Any orders for me? Don't worry, everything will be okay. It will take some time, but everything. कब से हैं आप यहाँ? कब से हो? 2 महीना होने वाला है यहाँ पे देखिए। Excuse me, sir. Can you please take your time? How are you? No, don't cry. Come up, please, come The mayor tried to defend our village, but we have no arms, no guns, nothing to protect us. We witnessed them burning our house with our own eyes. तो सरकार क्या कर रही थी इस टाइम? अदुम मतमदा सरकारले कई तौदे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस थी, वो कहाँ? अदुम तौदे सिंगांग मई लेरिबा पुलिस नुपीसिंग द इसु नुपाजे उसको सिंग द कैमरे बीबी रोके थे, बीरते तो थोड़ा पानी दे दो, उनको बचा के लिए प्यास लग रही है, बोला है। पुलिस औरत लेडी पुलिस थे, उन लोगों को पानी थोड़ा मांगे हैं, वो भी नहीं दिया है। सरकार ने करेंगे, हम भी तो बनो। They threatened us and they would kill all the Manipuri people in front of us. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफे का ड्रामा रचा, फिर वो ड्रामा भी खत्म हो गया। क्या यह ड्रामा इसलिए था कि राहुल के दौरे से किसी तरह ध्यान हटाया जाए और टीवी का कवरेज और अखबारों की हेडलाइन बदल दी जाए, राहुल गांधी पीछे चले जाएं और इस्तीफे की खबर प्रमुख हो जाए? आप इस सवाल को अपने अपने विवेक से देख सकते हैं। हिंदी प्रदेशों की अपनी एक अलग दुनिया है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग दुनिया भर में जाते तो हैं, तो किस आधार पर मान लिया जाए कि उन्हें मणिपुर से कोई मतलब नहीं? जब हिंदी प्रदेश को धारा 370 से इतना फर्क पड़ता है तो मणिपुर से क्यों नहीं पड़ रहा? आपकी मुलाकात डॉक्टर प्रियदर्श से कराना चाहता हूं। डॉक्टर प्रियदर्श ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है और सेवाग्राम के MGIMS से कम्युनिटी मेडिसिन में PG की पढ़ाई की है। डॉक्टर प्रियदर्श अकेले मणिपुर गए, कुकी राहत शिविरों में भी गए, मैतेई राहत शिविरों में भी। डॉक्टर प्रियदर्श खुद वहां जाकर हिंसा की प्रकृति को समझना चाहते थे और लोगों की मदद करना चाहते थे। इसके पहले डॉक्टर प्रियदर्श 2008 में बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आई, वहां भी गए। 2013 में केदारनाथ प्रलय के बाद भी गए। 2018 में केरल में बाढ़ आई तो वहां भी गए। इस नौजवान डॉक्टर के और भी साथी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में और आपदा के वक्त जाकर लोगों की मदद करते हैं, इलाज करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे जो दोस्त काम कर रहे हैं उनकी मदद से हमने मणिपुर में जो संस्था है और लोग काम कर रहे हैं उनकी जानकारी ली। मणिपुर में के जो मैतेई और कुकी समुदाय के दोस्त हैं जो सच में जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं, उन सबको लेके हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने तय किया कि जो भी लोग मणिपुर में हिंसा से प्रभावित है उन सबको हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। तब फिर ये तय हुआ कि टीम के तरफ से मैं मणिपुर जाऊंगा और वहाँ की जो भी जानकारी है वो जमा करूंगा। बिष्णुपुर मोइरांग इलाके में मैतेई जो शिविर है वहाँ पे मैंने भेंट दी, वहाँ के लोगों से चर्चा की, उनकी क्या जरूरतें है वो जाना। उसके बाद मैं फिर से कैंकोपी में गया और साइकुल में गया जो जहाँ पे कुकी समुदायों के शिविर है
वहां पे भेज दी और उनकी भी जो समस्या है उसको जानने की कोशिश की। एक तो ये चीज पक्का पता चल रही थी कि दोनों समुदायों के बीच अविश्वास बहुत बढ़ गया है और हिंसा की काफी सारी घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के मन में डर है, आक्रोश है, क्रोध है और एक दूसरे से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह पे हिंसाएं दोनों समुदाय के बीच में घटित हो रही है। यदि आपको मैतेई जो भी लोग रहते हैं उस जगह से, जहाँ पे कुकी समुदाय रहता है, उस जगह पे जाना पड़ रहा है तो भी शायद आपको रोक दिया जाएगा। यदि आप कोई राहत सामग्री वहां पे भेजना चाहते हैं तो भी उस राहत सामग्री को छीन लिया जाएगा। मणिपुर में 2 महीने बाद स्कूल खुले और खुलते ही एक स्कूल के सामने एक वृद्ध कुकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि रात के वक्त गोलीबारी की घटना में कोई कमी नहीं आई है। दोनों समुदायों के बीच भरोसे की दीवार बनती नहीं दिख रही। मणिपुर में हथियारों की लूट की खबरें अभी भी आ रही हैं। डॉक्टर प्रियदर्श के मोबाइल कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में मणिपुर के भीतरी इलाकों और राहत शिविरों के भीतर विस्थापन का अंदाजा मिलता है। 50,000 लोग इन शिविरों में बताए जा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके घर जल चुके हैं, हर तरह का प्रमाण पत्र खाक हो चुका है। इनके पास खुद को प्रमाणित करने के लिए राहत शिविर की इस मच्छरदानी के अलावा कुछ भी नहीं। 2 महीने से ये लोग इसी हालत में रह रहे हैं। कुकी शिविर हो या मैतेई शिविर, हर जगह हिंसा ने एक ही तरह का तांडव दिखाया है। डॉक्टर प्रियदर्श से बातचीत कर पता चला कि दोनों समुदाय के युवा इसी आशंका में रहते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग उन पर बंदूकों से हमला कर देंगे, तो इसके लिए उन्हें भी बंदूक लेकर तैयार रहना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ हिंसा और बंदूक पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा सकती है। कुकी इलाके में अब कोई मैतेई नहीं रहता, मैतेई के इलाके में कोई कुकी नहीं रहता। गांव के बाहर बंकर भी दिखे जिसका इस्तेमाल बाहरी हमले से बचने के लिए किया जा रहा है। यहां तक कि अस्पतालों में जहां कुकी और मैतेई डॉक्टर साथ साथ काम करते थे, वहां भी अब एरिया के हिसाब से एक समुदाय के डॉक्टर गायब हो चुके हैं। इस वजह से इलाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। किसी भी समुदाय के लिए इम्फाल पहुंचना मुश्किल है और नागालैंड और मिजोरम जाकर इलाज कराना और भी मुश्किल। इमरजेंसी की हालत में जिंदगी दांव पर लग जाती है। डॉक्टर प्रियदर्श किसी तरह से दोनों समुदायों के राहत शिविरों में जाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। राहत शिविरों में रहने वालों की असुरक्षा अलग ही किस्म की है। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। ज्यादातर गरीब लोग हैं। दोनों समुदाय के संपन्न लोग मणिपुर से बाहर जा चुके हैं। मणिपुर में इंटरनेट बंद है, इसलिए पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है। एटीएम के बाहर लाइनें लंबी होती जा रही हैं। डॉक्टर प्रियदर्श ने देखा कि यहाँ की जिंदगी की अपनी 100 मुश्किलें हैं। शौचालय की सफाई अच्छी नहीं, पानी की सप्लाई है मगर साफ नहीं। ज्यादातर दिनों में राहत शिविरों के भीतर चावल और दाल ही मुख्य भोजन के रूप में दिया जा रहा है। केवल 2 बार भोजन मिलता है, सुबह का नाश्ता नहीं। बहुत कम होता है कि सब्जी भी हो या मांस भी। लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है और चीजों की सप्लाई भी कम है, जिससे इन शिविरों में आहार का संतुलन बिगड़ सकता है। नींद पूरी नहीं होने के कारण और विटामिन की कमी के कारण मुंह में अल्सर की शिकायतें देखी जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं की अपनी मुश्किलें हैं। बच्चों के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम तुरंत करना चाहिए। लोगों को डायरिया हो रहा है, बुखार, सर्दी, खांसी तो आम बात है। बीपी और डायबिटीज के मरीजों का ध्यान रखे जाने की जरूरत है। इन शिविरों में मेडिकल टीमें आती हैं मगर वो काफी नहीं। राहत शिविर से बाहर जाकर दवा खरीदने या डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं, डॉक्टर भी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों ने अपनी आंखों के सामने हिंसा और हत्याएं देखी हैं। बच्चों और युवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कोविड के कारण 2 साल पढ़ाई नहीं हुई, अब हिंसा के कारण पढ़ाई रुक गई है। टीचर भी भाग गए हैं। बच्चे स्कूल लौट नहीं सकते। स्कूल तो खुले हैं मगर कुकी इलाके में पढ़ाने वाले मैतेई शिक्षक नहीं हैं और मैतेई इलाके के स्कूलों का भी वही हाल है। माँ बाप के पास फीस देने के पैसे नहीं, किताबें भी जल गई हैं। 90 से अधिक स्कूल तो इसीलिए नहीं खुल सके क्योंकि उन्हें राहत शिविरों में बदल दिया गया है। बच्चे स्कूल जाने के लिए इतने बेताब हैं कि सबसे अधिक उपस्थिति राहत शिविरों के बच्चों में ही देखी जा रही है। मणिपुर में इंटरनेट बहाल करना बहुत जरूरी है। इंटरनेट के नहीं चलने से लोग मोबाइल बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ना कोई उन्हें पैसे भेज पा रहा है और ना ही ये पैसे निकालकर सामान खरीद पा रहे हैं। यही नहीं, इंटरनेट नहीं होने के कारण भीतरी इलाकों की तस्वीरें भी नहीं आ पा रही। आपने कितनी रिपोर्ट पढ़ी कि 200 से अधिक चर्च जला दिए गए मगर उनकी कितनी कम तस्वीरें जनता के बीच पहुंची, अखबारों में दिखी।
मणिपुर हाईकोर्ट में इसे लेकर बहस चल रही है कि इंटरनेट चालू की जाए। पिछली बार कोर्ट ने सीमित इंटरनेट सेवा देने के आदेश दिए थे। कोई सीरियस होता है तो उसको जाने के लिए जो यातायात के साधन है वो उपलब्ध नहीं है, और अगर कर्फ्यू लगा है तो फिर वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं, वो कैंप में है, कैंप में बच्चों को जन्म दे रही है। बच्चों का अगर टीकाकरण है वो पूरी तरह से रुक गया है। यदि गांव में किसी को, उस कैंप में किसी को सर्दी खांसी ये लग जाता है तो फिर पूरे कैंप में वो फैल जाएगा, दस्त लग जाएगा तो वो फैल सकता है। बच्चों की शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे घर जल गए तो बच्चों की किताबें, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के सर्टिफिकेट, सारा कुछ जल गया है। तो जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं या जो युवक कॉलेज में जाते हैं वो अभी राहत शिविरों में है। वो कॉलेज जा पाएंगे नहीं उनको पता नहीं, गाँव वापस जा पाएंगे नहीं उनको पता नहीं, या फिर नए कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो इससे पहले किस कक्षा में पढ़े हैं। बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है। अभी खेती शुरू होने वाली थी लेकिन ये लोग राहत शिविरों में तो खेती नहीं कर पा रहे। वापस घर जाएंगे क्या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि एक तो ये पता नहीं है कि वहां पे जाके वो उनपे हिंसा होगी या नहीं, या दूसरा उनका घर बचा है या नहीं, यही बहुत लोगों को पता नहीं है। शायद इनका घर पूरी तरह से जला दिया गया हो, तहस नहस कर दिया गया। जब डॉक्टर प्रियदर्श जैसे लोग मणिपुर जा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, तब फिर प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के 2 सांसद अपनी पहचान छिपाकर मणिपुर का दौरा कराए। उन्होंने अपने अनुभवों को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में लिखा भी। यही काम बीजेपी के सांसदों ने किया होता और खासकर रविशंकर प्रसाद ने किया होता तो गोदी मीडिया अपने चैनलों पर बिठाकर उन्हें हीरो बना रहा होता कि देश की खातिर ये सांसद पहचान छुपाकर अपने देश में गए। ये नौबत आ गई है। गनीमत है कि वो मणिपुर था, बंगाल नहीं था। 18 जून के इंडियन एक्सप्रेस में केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन और इडुक्की से सांसद डीन कुरियाकोस ने मणिपुर का दौरा किया। इन दोनों ने लिखा है कि 12 जून को सांसद की पहचान छिपाकर हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सांसद की पहचान ऐसे समय में ठीक नहीं रहती, खासकर जब यहां पहचान की राजनीति व्यापक स्तर पर हिंसा का रूप ले चुकी हो। तो ये दोनों सांसद मणिपुर का दौरा करने के लिए खुद को केरल से आए टीचर बताते हैं। दोनों ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि वे वस्तु स्थिति का पता लगाना चाहते थे ताकि अपनी पार्टी को बता सकें कि जमीन पर क्या हालात हैं। वहां उन्होंने देखा कि औरतें हथियार लेकर अपने अपने इलाकों की पहरेदारी कर रही हैं। कानून का राज खत्म हो चुका है। मणिपुर की हिंसा बेलगाम हो गई है। पड़ोसी का घर जला रहा है। बीजेपी के पास 303 सांसद हैं। किसी सांसद ने अपने स्तर पर ऐसी हिम्मत क्यों नहीं की? कांग्रेस के 2 सांसद टीचर बनकर दौरा करते हैं, उनकी कोई बात नहीं होती। इसके लिए भी उन्हें खुद ही इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखना पड़ता है। इन्होंने जो देखा और जो डॉक्टर प्रियदर्श ने महसूस किया, दोनों में खास अंतर नहीं है। अंतर है तो नीयत का। प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप हैं। उनके पास बोलने के लिए तमाम दूसरे विषय हैं। 24 जून को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी इलाकों की स्थिति वे संभालेंगे और मुख्यमंत्री वादी में शांति बहाल करें। अमित शाह को ही बताना चाहिए कि पहाड़ी इलाके वही संभाल रहे हैं, तो वहां क्या सुधार हुआ है? मई महीने में लौट कर आने के बाद अमित शाह ने पहाड़ी इलाकों का ही दौरा क्यों नहीं किया? 5 जुलाई को अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे। 7 जुलाई को यहां प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। इसके पहले 2 जुलाई को अमित शाह अपना दल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लखनऊ गए। 29 जून को बिहार के लखीसराय में उन्होंने राजनीतिक सभा को संबोधित किया। 23-24 जून को कश्मीर गए। 30 जून को उदयपुर में रैली की। 17 जून को चक्रवात के बाद कच्छ का दौरा करने गुजरात गए। 10-11 जून को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में राजनीतिक दौरे पर रहे। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक अमित शाह चले गए, लेकिन 1 महीना से ज्यादा हो गया। क्या कहीं लिखा है कि गृहमंत्री दोबारा मणिपुर नहीं जाएंगे? पहली बार भी गृहमंत्री 3 हफ्ते की देरी से गए थे। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए मणिपुर जाना क्यों मुश्किल हो रहा है? एक राज्य के भीतर 2 राज्य हो गए हैं, 2 इलाके हो गए हैं, 2 समुदायों के भीतर खाइयां गहरी हो गई हैं। क्या इस ईगो पर कि हम जाएं या ना जाएं वोट हमें ही मिलेगा? नहीं तो फिर क्या दलील हो सकती है? प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इसी पर बोलना चाहिए कि वे क्यों नहीं जा रहे हैं। क्या इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अभी बहुत सारी रैलियां करनी हैं, या रैलियां इसलिए करनी है ताकि कहा जा सके कि हम तो रैलियों में व्यस्त हैं इसलिए मणिपुर नहीं जा रहे हैं?
आज के वीडियो में आपने कर्तव्य काल में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों और राहुल गांधी के कर्तव्यों का हाल देखा। इस बीच मैकडॉनल्ड ने बर्गर से टमाटर हटा दिया है। महंगाई कारण नहीं बताया है, क्वालिटी बताया है। उम्मीद है आपको महंगे दाम में क्वालिटी का टमाटर मिल रहा होगा। अखबार लिख रहे हैं कि उत्तराखंड में टमाटर का दाम 250 रुपये किलो तक हो गया है। यूसीसी का पता नहीं, मगर यूएमसी यानी यूनिफॉर्म महंगाई कोड देश भर में लागू हो चुका है। पेट्रोल और सिलेंडर के दाम पर यूनिफॉर्म महंगाई कोड पहले से लागू था, अब इसमें अपना टमाटर भी घुसाया है। आप किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, प्रदेश के हों, आपको पेट्रोल, सिलेंडर और टमाटर महंगा ही मिलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।